अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उपचुनाव में विपक्ष को करारी शिकस्त का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद अब विपक्ष के समक्ष कौन सी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जो 2024 में उसका रास्ता रोकेंगी और भारतीय जनता पार्टी का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। और विपक्ष बीजेपी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है, हम इन विषय पर आज परिचर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का उपचुनाव कई संदेश छोड़कर गया, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सत्ता पक्ष के लिए राह आसान कर गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है और बीजेपी के जीत का सिलसिला अश्वमेध के यज्ञ के समान है कि जो ठहरने और रुकने का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं ले रहा। और विपक्ष अभी इस क्षमता में नहीं रह गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रथ को रोक सके। कारण क्या है? क्या उत्तर प्रदेश का अपोजिशन वाकई में बहुत कमजोर हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश का विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, या फिर विपक्ष की कोई रणनीतिक विफलता है बीजेपी के सामने? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष बीजेपी का सामना नहीं कर पा रहा? आप देखिए, चुनाव दर चुनाव यूपी में अपोजिशन कमजोर होता जा रहा है और ये दो बाई इलेक्शन हारने के बाद जो सबसे सेफ हाउस थे समाजवादी पार्टी के, वो भी गंवाने पड़े। अब जब नगरीय चुनाव नज़दीक हैं, मेयरल इलेक्शन बहुत शीघ्र होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा का आम चुनाव 2024, क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या विपक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी को घेरने के कोई रणनीति है? विपक्ष के पास कोई ऐसी करिश्माई लीडरशिप है जो बीजेपी को रोक सके? या फिर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से प्रचंड जीत हासिल करेगी? ये कुछ सवाल हैं और ये सवाल राजनीतिक गलियारों में, पावर सेंटर में, मीडिया के बीच इस वक्त घूम रहे हैं, जिसका जवाब आना अभी बाकी है। विपक्ष संघर्ष करना नहीं चाहता क्योंकि उसके सपने नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में होते हुए भी संघर्ष का रास्ता अख्तियार की हुई है। लगातार कार्यक्रमों के जरिए, मुद्दों के जरिए, अपने तंत्र के जरिए, अपने संगठन के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता गांव से लेकर लखनऊ तक देखते बनती है। अपोजिशन कहां है? विपक्ष की रणनीतिक चूक कहां हो रही है? और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में विपक्ष सिमट रहा है, सिकुड़ रहा है, या फिर उसका हरा पेड़ सूख रहा है? हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, मेरे साथ समीर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, रमेश ठाकुर बहुत ही जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। थोड़ी देर बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश में राज्य में अपनी पार्टी के प्रभारी हैं, मेरे साथ ज्वाइन होंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। भाई समीर सिंह जी, कुछ टेक्निक अपोजिशन को भी बता दीजिए कि आपसे कैसे लड़ेंगे। समीर सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। तो कुछ ऐसी टेक्निक बताइए कि विपक्ष कम से कम आपसे लड़ सके। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, कोई तकनीक नहीं है, न कोई जुगाड़ है। ईमानदारी, नैतिकता, परिश्रम, और मैं बड़े साफ रूप से कहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल में अगर उसके पास नेता है, नियति है, नीति है, तो वो पार्टी निश्चित रूप से अस्थायी रूप से सत्ता में रहेगी। लेकिन किसी पार्टी के पास अगर न नेता है, न नियति है, न नीति है, तो निश्चित रूप से उसे अल्प समय के लिए सत्ता मिलेगी। वो सत्ता उसको उपभोग के लिए मिलेगी और वो उपभोग करेगा और सत्ता से जनता उसको बाहर कर देगी और दोबारा सत्ता नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों मोर्चे पर काम किया है। सरकार में माननीय मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व है,
डबल इंजन की सरकार है जो उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है, और संगठन में उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत संगठन है। हम सरकार की उपलब्धि और संगठन की रचना के आधार पर उत्तर एक प्रदेश बात के मुझे बताओ, विकास जब को, उत्तर सांगठनिक प्रदेश रूप की से आप तरक्की लोग को फील्ड में आगे जाते ले जा रहे हैं, गांव और शहरों में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपोजिशन आपको मिलता है वहां पे या नहीं मिलता? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने बहुत डिबेट आपके साथ किए हैं, सपा बसपा गठबंधन के भी समय किया, विधानसभा में किया। मैं बार बार यह कहता था कि उत्तर प्रदेश जाति की सीमा से बाहर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ग लाभार्थियों का खड़ा हुआ है, एक जरूरतमंदों का खड़ा हुआ है, एक कानून का राज स्थापित करना और कानून के राज को वकालत करने वाला वर्ग खड़ा हुआ है। आज भी हमें लगता है विपक्ष छोटी छोटी चीजों में, जाति में, हिंदू में, मुसलमान में, कौन किसका है कौन किसका है, और अपशब्दों में फंसा हुआ है। आप देखिए विपक्ष के नेताओं की भाषा कितनी खराब है, कितना आपत्तिजनक है, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि विपक्ष को मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और निश्चित रूप से उनको उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई नीयत अपनानी चाहिए, जिससे जनता को विश्वास हो कि ये हमारे लिए काम करेंगे। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ ब्रजेश जी कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन हमारा निरंतर काम कर रहा। आप देखिए, हम चुनाव जीतने के बाद हम 21 तारीख को योग दिवस सेक्टर केंद्रों पर मनाए, शक्ति केंद्रों पर। हम 23 तारीख को बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस को मनाए। हम 25 तारीख को आपातकाल, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं सभी ना। आपातकाल के बंदियों, सभी आपातकाल के बंदी जो रहे हैं उनको हमने सम्मानित किया, उनको बुलाया। बहुत शुक्रिया आपका समीर सिंह जी, धन्यवाद। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, आपातकाल को याद किया जी। ब्रजेश जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। हाँ, कंक्लूड करें। 25 के कार्यक्रम के बाद हम उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 ऐसे बूथ है, संगठन ने उसको आइडेंटिफाई किया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो कभी हम जीते नहीं है। कुछ बूथ ऐसे हैं जो हम 2 चुनाव जीते हैं, 2 चुनाव हारे हैं। हमारी योजना उत्तर प्रदेश के सभी बूथों को भारतीय जनता पार्टी जीते, सभी वर्गों को लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास, बहुत सबका शुक्रिया विश्वास, और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए काम करना है। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी अपने नेता नंबर 1, नेता नंबर 2 दोनों के सेफ हाउसेस आजमगढ़ और रामपुर हार गए। लगातार हार के बाद एक और हार, और ये हार ज़्यादा बड़ी गंभीर है क्योंकि आपने अपने सर्वोच्च नेता की सीट गंवाई है। देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि जनता ने हराया है तो हम हार स्वीकार करते हैं, और हार का मतलब ये नहीं होता है कि हम ख़त्म हो गए। हार बहुत कुछ सीख दे करके जाती है, और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश से विपक्ष खत्म हो गया है। यही उत्तर प्रदेश में हम 47 सीटों से आज 111 सीट, और गठबंधन को मिला लें तो 125 सीट पर विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कुछ बातें बहुत अच्छी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर संगठन पर काम करती है, और आपने भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार डबल इंजन की सरकार नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। डबल इंजन की सरकार थी, यही संगठन था। उसके बाद भी 14 साल तरस गए सत्ता में आने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ जनता फैसला करती है। ऐसा नहीं कि सब नियत आपकी ही अच्छी है या नेता आपका ही अच्छा है। समाजवादी पार्टी की नियत भी अच्छे है, नेता भी अच्छा है। हाँ, परिस्थितियां हैं, और मैं इस बात को इसलिए स्वीकार कर रहा हूं हार को ब्रजेश जी, क्योंकि हार और जीत लोकतंत्र में अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो आगे काम करने के लिए क्या आपकी पार्टी और आप लोग आत्मावलोकन, आत्मचिंतन करने के लिए तैयार हैं कि एक के बाद एक चुनाव में आपको विफलता का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आप क्यों हार रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम हार पर और जीत पर दोनों पर समीक्षा करेंगे। अगर लगातार समाजवादी पार्टी हार रही है,
हम विधानसभा हार गए, हम बाई इलेक्शन हार गए, हम आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए। तो ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है और सीख का भी विषय है कि आखिर हम कहाँ चूके, संगठनात्मक हमारी चूक हुई, हम जमीन पर सही तरीके से अपनी बात नहीं समझा पाए, या कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से जो आजमगढ़ लगातार जीतते रहे हैं, रामपुर लगातार जीतते रहे हैं, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी को गंवानी पड़ी हैं। तो स्वाभाविक है कि ये चिंतन का भी विषय है और चिंता बहुत का भी शुक्रिया विषय आपका है। सुनील जी। और दोनों आपने बहुत बोल्डली बिल्कुल इस बात को समाजवादी एक्सेप्ट पार्टी, किया, उस पर काम कर रही है। आपने बहुत बोल्डली एक्सेप्ट किया। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका। आपके संगठन को लगातार उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं, हार का सामना करना पड़ रहा है। महज 8 विधायक होने के बावजूद अखिलेश यादव ने आपकी पार्टी के अध्यक्ष को राज्यसभा भेजा, लेकिन आपकी पार्टी वो करिश्मा नहीं कर पा रही जिसके लिए आप जाने जाती थी आपकी पार्टी, या जैसा कि आप लोग क्लेम कर रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का अगर परिणाम उठाकर विधानसभा चुनाव का भी देखें तो आपका परफॉर्मेंस बड़ा ख़राब रहा है। और आप देखिए आजमगढ़ में भी प्रचार किया जयंत चौधरी ने, नतीजा आपके सामने, एक के बाद एक विफलता। विजय जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो आपके सवालों का जो जवाब देना है मुझे, और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो पहले बोला मेरे है, सवालों का जवाब दें। आपके सवालों से ही मैं शुरू करता हूं। तो मैं बता दूं ब्रिजेश जी, आज हमने युवा पंचायत की शुरुआत की है। जो अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है उसके अगेंस्ट में आज हमने युवा पंचायत की हमने जो शुरुआत की है शामली जिले से। वहां पे माननीय जयंत चौधरी जी थे और हमारे विधायक भी थे वहां पे, और अन्य खाप चौधरी थे, और एक बड़ा समर्थन हमारे साथ था। युवाओं का एक हुजूम हमारे साथ उस युवा पंचायत में जुड़ा, जहां से एक संदेश गया कि इस तरीके से युवाओं के साथ जो धोखा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और देश की सेना के साथ धोखा करने आ रही है। सबसे बड़ी चीज ये, हमारे देश की सेना की ताकत को कम करने के लिए ये साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाना शुरू की है। आप मुझे बता दीजिए, राष्ट्रीय लोकदल के अलावा मुझे आत्मावलोकन करने के लिए, आत्मचिंतन के लिए तैयार हैं? नहीं, आत्मचिंतन तो हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था, क्या जब हमारे सीख लिया? नेता 2014 में हारे थे। और आत्मचिंतन करते करते तो आज हम इस स्थिति में वापस आ रहे हैं कि हमने एक रिवाइवल शुरू कर दिया है। और एक जो 2022 के अगर आप चुनाव की बात करिए, तो अगर उस चुनाव के अंदर किसी ने हवा चलाई थी कि जीत की हवा होगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो वो राष्ट्रीय लोकदल की ही ताकत थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और पाखंड को कहीं ना कहीं झुकाने का काम किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश से कौन सा झुका पाए हो बीजेपी को? जरा एक उदाहरण दो ना। नहीं, बीजेपी की तो स्थिति ये थी, कौन सी कहाँ झुका पाए आप? घर घर पर्चा बांटने में मजबूर हो गए थे। 35 सीट आप लड़े, रेड कारपेट बिछा रहे थे राष्ट्रीय लोकदल के लिए। तसल्ली से सुनो, अपन आराम से डिबेट करते हैं ना। जी जी जी, अभी तो राजपूत जी की बात में, इसके बाद बारी है, पहले आपसे समझ लिया जाए। 35 सीट लड़े? लड़े नहीं? बिल्कुल लड़े। कितनी जीते? नहीं ब्रिजेश जी, हम कितनी सीटें जीते और ना जवाब दे दो। देखो देखिए ब्रिजेश जी, हम ठीक है, हमारा रिजल्ट कन्वर्जन 8 सीटों का था, पर वहीं पे 4 सीटें ऐसी अच्छा, थी जो उसके 500 बाद से एक कम वोटों से राज्यसभा, हारे। सुन तो लो पहले, राज्यसभा भी ले गए, नहीं वो भी राज्यसभा मिल गई। राज्यसभा अब तो कम से कम संगठन में कुछ योगदान करो। नहीं बिल्कुल योगदान अलायंस में हमारा पूरा योगदान है। क्या है आपका? योगदान हमारा पूरा है। आप समाजवादी देखो, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला कोई के भी उठाए। राजनीतिक अलायंस, एक बात गांठ बांध लेना और लिख लेना, लाइबिलिटी लेके कोई नहीं चलता। ब्रिजेश जी अब आप देखिए, धीरे धीरे लाइबिलिटी में तब्दील हो रहे हो। नहीं देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का एक स्तंभ खड़ा हुआ है अखिलेश यादव जी के साथ, माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश अरे यादव तो जी कोई को पता एहसान है, कर रहे एक हो। पढ़ा लिखा युवा 8 MLA पे राज्यसभा ले गए और कह रहे हो कि स्तंभ की तरह 8 खड़े MLA पे हैं। राज्यसभा अरे ले खड़े ही जाना रहना वो एक अलग पड़ेगा। स्ट्रैटेजी थी। ऑप्शन क्या है आपके वो एक पास? अलग स्ट्रैटेजी थी। देखिए सबको पता है कि किसान की आवाज कोई उठा सकता है तो माननीय जयंत चौधरी जी उठा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं उठा सकता है। वो तो भले माननीय ने जयंत सुनील चौधरी जी साजन को की आवाज इस राज्यसभा में मुद्दे पे किसानों निकले। की आवाज, किसानों मैं तो के बोल ही मुद्दे सकता उठाने हूं। के लिए भेजा गया है। आज पर है कि राज्यसभा, वाह। नहीं बात यहाँ पे कैलकुलेशन की नहीं होती है ब्रिजेश जी, हाँ। यहाँ पे एक काबिलियत की भी बात होती है। तो भैया कि ओम प्रकाश व्यक्ति ने है, क्या, ओम कौन प्रकाश व्यक्ति है जो राजभर क्या जनता काबिल को नहीं साथ है? लेके चलेगा। ओम प्रकाश काबिल नहीं है? नहीं अब ये चीज तो देखिए, ओम प्रकाश जी को उनका सम्मान मिल रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी को उनका सम्मान गठबंधन के अंदर जो चलो मिलना बात चाहिए, है, वो नहीं पूरा नहीं तो मिल रहा है। पूछवाता कौन से सम्मान है? सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। तो मैं जरा सा इनका नैतिकता और नीति कुछ बता रहे थे, उसके भी कांग्रेस जवाब ऐसा देता क्यों प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में हताशा के एक दौर में गुजर रही है? एक पहला प्रश्न। दूसरा, आप एक राजनीतिक प्रेक्षक हैं तो इस पर भी एनालिसिस आप लोगों को करना चाहिए कि अपोजिशन की इतनी खराब राजनीतिक हालत उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है? ब्रजेश भाई, 2 बातें बड़ी साफ साफ हैं। पहली बात, निश्चित तौर पर
हम बुरी तरीके से परास्त हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम निराश भी हैं लेकिन हम हताश नहीं हैं। एक चीज़ बहुत साफ जान लीजिए कि जिसको कहते हैं ना कि हम कारणों को भी जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, निवारण का भी जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मिलेंगी, जब मिलेंगी तो आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत भी करेंगे। तो हम अपनी कमजोरी को तो निशर्त स्वीकार करते हैं आपके सामने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप मुझे अपनी 4 कमजोरियां बताओ। है भाई, संगठन को जिस तरीके से हमें मजबूत बनाना चाहिए था, हमारा संगठन कमजोर रहा। हम अपनी बातों को जनता तक गुड एनालिसिस है, गुड एनालिसिस, हाँ, बढ़िया एनालिसिस। हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में, लड़की हूं लड़ सकती हूं सहित सारे अपने वादों को जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे। ठीक है। हम अपने कामों को पिछले 4 साल में जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने गली गली, जिसको कहते हैं ना, गांव गांव पांव पांव, नगर आपका नगर, नारा था ना, हाँ, नगर नगर डगर डगर, क्या कुछ ऐसा कि समीर सिंह एक दिन कह रहे थे मुझे, कुछ बोलते हैं तो आप जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी गई, उनके संदेश को हमारे और दूसरे कार्यकर्ता, प्रियंका जी के अलावा के जो कार्यकर्ता, हम जैसे लोग, उसको जनता में विश्वासपूर्ण तरीके से पहुंचाने में नाकाम रहे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। काम सबसे अच्छे हम लोगों ने किए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये अच्छी बात है कि आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है ना। अब इसके दवा क्या ली आपने? इसकी दवा निश्चित तौर पर जनता ही है। आप कहीं पर भी, लोकतंत्र में आखिरी दवाई भी, पहली दवाई भी जनता है और आखिरी भी दवाई जनता। कहते हैं ना, तुम ही वर्स्ट भी तुम हो और बेस्ट भी तुम हो, तुम्हें हर हाल में हासिल सुपरलेटिव की डिग्री है। तो हम तो जनता के ही पास जा रहे हैं, दोबारा से जनता के पास जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय अच्छा, असेंबली का चुनाव आप हार गए, लेकिन आप बाई इलेक्शन नहीं लड़े, तो इससे आपने क्या सीख लिया? ये बाई इलेक्शन, मैं आपसे फिर वही बता रहा हूं ना कि अगर आप ठीक तरीके से बात करें, खैर मुझे तो ये बताया गया था 2024 के लिए हम लोगों को बुलाया गया है, 22 ये उपचुनाव के लिए नहीं, 22 24 23 ये सब है ही है। सुनिए सर, चलते 24 ही बताओ, चलो छोड़ो। हाँ, तो 2024 के लिए हम लोग पूरी तरीके से, जो उदयपुर संकल्प शिविर हमारा हुआ था, उस उदयपुर संकल्प शिविर के साथ में जिस तरीके से भारत जोड़ो की यात्रा हम लोगों ने शुरू कर रहे हैं हम लोग, और हर क्षेत्र पंचायत से लेकर के ग्राम और मोहल्ले तक हम लोग जाने की बात कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। एक बात मुझे ऑनेस्टली बताओ आप। जी बताइए। बीजेपी से लड़ने में आपको क्या कठिनाइयां आ रही? बीजेपी का जो मायावी प्रचार तंत्र है ना ब्रजेश जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके अलावा जितने चैनल हैं, इसमें से 1-2 चैनलों को छोड़ दीजिए, 15 दिन के लिए ईमानदारी की रिपोर्टिंग कर दें, ईमानदारी की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले आपको हटा दे रहा हूं, 15 दिन के लिए ईमानदारी की रिपोर्टिंग कर दें, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। कारण क्या है कि इन लोगों ने इस अच्छे तरीके से चीजों को संभाल रखा है। क्या मीडिया इतनी पावरफुल है? हाँ है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज की डेट में सर्फ मैं और आप नहीं खरीदना चाहते, निरमा खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमें सर्फ खरीदना पड़ता है, टाइड खरीदना पड़ता है। इन लोगों ने मीडिया के जरिए जिस तरीके से एक लोकतंत्र को बंधक बनाने का, हमारे विचारों को तो एक तो मीडिया हो गई समस्या, दूसरी है, दूसरा भाजपा का जो मायावी तंत्र है, मायावी तंत्र हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाहते हैं पूरे देश में आज की डेट में। सिर्फ इसके लिए कोई ताबीज बनवाया? सर, ताबीज तो जनता बनाएगी, हमारे बस का नहीं है बनाना। जिस दिन जनता यह समझेगी कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई से बड़ी बेरोजगार की लड़ाई है, जिस दिन जनता यह समझेगी कि कांग्रेस के राज में जो सिपाही रिटायर होकर के आता था उसको पेंशन मिलती थी और अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी, जिस दिन लोगों को यह समझ में आएगा कि कांग्रेस के राज में 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कमाई के साधन होते थे, आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की आवश्यकता पड़ रही है। जिस दिन लोगों को यह समझ में आएगा कि महिला पुरुष में जो बराबरी का अधिकार कांग्रेस देने की बात करती थी, 33%। अध्यक्ष कब तक दे देंगे आप लोग? जी, अध्यक्ष हम आपको 1-2 दिन में दे देंगे सर। 2 दिन में? हाँ, 2-3 दिन में हम आपको अध्यक्ष दे देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और एक बात मैं और आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कॉरपोरेट करोड़पतियों के बचाव में यह सरकार खड़ी है, उसका आज एक नृशंस उदाहरण आपके सामने आया है। बुलंदशहर में एक FIR हुई है अनिल अंबानी, नीता अंबानी के, टीना अंबानी खिलाफ, सॉरी, वो जो टीना घई थी, उनके खिलाफ 1.5 लाख करोड़ रुपए के गबन की FIR हुई है और कोर्ट के आदेश से हुई है ब्रजेश जी। आज तक ईडी उनके पास नहीं पहुंची, पुलिस उनके पास नहीं पहुंची, लेकिन 500 रुपए के केस में
90 करोड़ के केस में, 90 लाख के केस में 8,404 जगहों पे ईडी ने छापेमारी की है और एक मतलब जगह भी, मीडिया और ईडी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। बिल्कुल सर, इसमें कहीं कोई ऑलराइट, रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके ईडी भी हैं, और सीडी। शुक्रिया। ऑलराइट, रमेश ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश में देखिए आप 2019 के जनरल इलेक्शंस देख लें, फिर 2022 के विधानसभा के चुनाव देख लें, और अब बाई इलेक्शन आजमगढ़ और रामपुर। अपोजिशन की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है और बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा आजमगढ़ और रामपुर का। नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है विपक्ष कमजोर नहीं है। ये गलतफहमी विपक्ष ने अपने अंदर पाल ली है कि हम कमजोर हो गए हैं, क्योंकि विपक्ष के अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, नेताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी सुरेंद्र भाई ने बेबाकी से दो बातें बहुत अच्छी कही है। मुझे लग रहा उन दो बातों का अगर पूरी पार्टी या पूरी विपक्ष की पार्टियां सारी अगर अनुसरण कर लें तो कई सारा इनको फायदा हो सकता है। उन्होंने पहली बात कही कि इस समय जो मोदी जी का और केंद्र सरकार का जो मायावी प्रचार है, बिल्कुल सही बात है, उस प्रचार को आपको तोड़ना पड़ेगा। वो आपका जो प्रचार काउंटर अगर आप करोगे, आप पारंपरिक तरीके से जाते हो, जिस तरीके से पहले एक सीधे तरीके से कैंपेन में जाते हो, रैलियां करते हो, लोगों से मिलते हो, नहीं, आपको इसके उलट आपको टेक्निकल चीजों पे आना पड़ेगा। आईटी हब को आपको मजबूत करने पड़ेगा, उसके बाद में आप इस मायावी तंत्र को आप तोड़ सकते हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि अपने कांग्रेस के संगठन वाली बात कही, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ में इन्होंने ये कहा कि जो प्रियंका गांधी का जो नारा था अभी जो चुनावों में विधानसभा में उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं, मुझे लग रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सिंपैथी महिलाओं में फैली थी। और उनकी कोई रैली आप देख लो, उसमें अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित उनमें भीड़ आपको देखने को मिली थी। ये भीड़ ठीक है, वो अलग बात है, सीट में नहीं बदल पाई, वोटों में नहीं बदल पाई, वो अलग की बात है। मुझे लग रहा अब जो विपक्ष है वो एक तरीके से घबराया हुआ है, डरा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी जो हमने दिल्ली में कल देखी एक तस्वीर, जब यशवंत सिन्हा जब अपना पर्चा दाखिल करने गए तो सारे पार्टियों के नेता थे, लेकिन जो पार्टी पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है ममता बनर्जी, वो नहीं आती है। तो ये भी मैसेज मुझे लग रहा गलत जा रहा है। अगर वो ये कहती है कि मुझे प्रदेश में एक रैली करनी है, आप ड्रॉप कर सकते थे। आप इतने बड़े प्रोग्राम में आपको एक शक्ति प्रदर्शन आपको करना था, तो आप लोग नहीं आई। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं जिसको बीजेपी काउंट करती है और उसको बड़ा मजबूती से लेके जनता में प्रेजेंट करते हैं कि ये कह देते हैं कि देखो ये तो इनके में एक ही नहीं है, एकजुटता है नहीं है, तो उनका इनको एक फायदा होता है। मुझे लग रहा है एक मौका दिया था प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को, तो उस समय ठीक है कुछ चीजों को लेकर कन्फ्लिक्ट हुआ, उनकी बातें नहीं बन पाई। अगर खुदा न खास्ता अगर वो कांग्रेस में आ जाते या बाहर से आके जो उनकी प्लानिंग थी, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने 2024 के लिए बनाई थी, तो मुझे लग रहा 2024 के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। खैर वो बात नहीं बन पाई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है ब्रजेश जी ये 2024 को लेके नहीं चल रही है, मुझे लग रहा है ये 2029 को लेके चल रही है, क्योंकि इनकी जो सोच है बड़ी दूरगामी है। हम लोग बीजेपी में यहाँ पे दिल्ली में देखते रहते हैं, इनके नेताओं से इनकी बातें सुनते हैं, ये क्या सोचते हैं, क्योंकि इनकी सोच जो है वो दूरगामी है। सबसे पहले एक एक स्टेट को ले रहे हैं जहां इनको खतरा है। एलजेपी के साथ में क्या हुआ, वो कभी ना इनके लिए खतरनाक होती थी क्योंकि उनकी जो रुख था इनसे अलग हो जाता। पहले इन्होंने वहां फूट डाली। पशुपति बहुत शुक्रिया आपका रमेश ठाकुर जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपकी बाकी बातों को सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। उपचुनाव में विपक्ष की करारी हार हुई है, हालांकि बीएसपी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कर गई आजमगढ़ में गुड्डू जमाली की वजह से। आप क्या मानते हैं कि 2024 का रास्ता अपोजिशन के लिए कैसा है और बीजेपी के लिए कैसा होगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, चुनाव ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम पर होते रहे उत्तर प्रदेश में, और इस बार आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गया। मायावती अपनी पार्टी चलाती हैं, चाहे वो मुसलमान खड़ा करें, चाहे हिंदू खड़ा करें, चाहे ओबीसी को दें, सवर्ण को दें टिकट। अब उनका प्रत्याशी इतना मजबूत निकला कि उसने वोट बहुत ज़्यादा काट लिए और ऐलान कर दिया कि 2024 का भी लड़ूंगा। विपक्ष की कमर उत्तर प्रदेश में टूट चुकी है और बहुत
ज़्यादा उम्मीद आप 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं कर सकते। ये एक चुनौती है, कठिन समय है। विपक्ष की सीटें बढ़ेंगी इस पर कोई आदमी दावा नहीं कर पा रहा है। समाजवादी पार्टी अब 3 सीटों पर आ गई लोकसभा में, मायावती 10 सीटों पर हैं, लेकिन ये तब है जब ये लोग मिलकर लड़े थे। अब मायावती की स्थिति क्या होगी और कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, लोकदल का तो खैर कोई है नहीं। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, हो सकता है कि अब की बार वो 2 जगह से लड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास माहौल बहुत तगड़ा है। बीजेपी विजय रथ पे सवार है, कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है और संसाधन भी पर्याप्त है। और ये लगता है जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में मोदी को भी एक और टर्म देने के मूड में है जनता। तो अगर वो मूड में है तो 14 के बाद 19 में उससे बड़ी जीत हुई, 19 के बाद ये कोशिश करेंगे कि और बड़ी जीत हो 24 में। ये बीजेपी का अपना फलसफा है, लेकिन वो 75 प्लस का नारा यूपी में लेके चल रही, वो 80 सीट को भी लक्ष्य में रख सकते हैं। ये विपक्ष के लिए अस्तित्व के संकट की तरह होगा। अगर 80 सीट बीजेपी जीत जाए तो विपक्ष क्या करेगा? खाली राज्यसभा में उसकी आवाज़ रह जाएगी। तो ये बड़ा नाजुक दौर है सियासी पार्टियों के लिए। अब बात आती है कि अखिलेश यादव विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, वो अपने लोगों को एकजुट क्यों नहीं रख पा रहे हैं। अखिलेश ने पहला गठबंधन किया मायावती के साथ, चुनाव खत्म होते ही वो गठबंधन टूट गया, मायावती 10 सीट पा गई, अपना अलग हो गई। फिर विधानसभा में गठबंधन हुआ केशव देव मौर्य के साथ, संजय चौहान के साथ, शिवपाल यादव के साथ। ये 3 अलग हो गए चुनाव का रिजल्ट आते ही। फिर बचे जयंत चौधरी और ओपी राजभर और कृष्णा पटेल। अब यहीं से बवाल शुरू हो गया जो आजमगढ़ का रिजल्ट आया। राजभर कह रहे हैं हम यहाँ धूप में मर गए प्रचार कर करके और कमांडर आया नहीं, सेना बिना कमांडर के कैसे लड़े। तो वो बात तो आ रही है और सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। लेकिन जो लोग सियासत में हैं या सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजेपी जैसी पार्टी के इससे लड़ने के लिए मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास गांव में बूथ स्तर पर कितनी तैयारी है, कितने उसके पास पन्ना प्रमुख हैं या बूथ पर उनके कितने वोट तैयार हैं, उनका जो बूथ अध्यक्ष है, बूथ कमेटी बनी है कि नहीं बनी है, इसकी समीक्षा कितने दिनों से नहीं हुई है। तो जब आप मूल जगह काम नहीं करेंगे, नींव जब गहरी नहीं होगी तो इमारत ऊंची कैसे जाएगी। इमारत के गिरने का खतरा हरदम बना रहेगा। ये लोग बीजेपी से या दूसरे दलों से या फिर अपनी हार से सीखना क्यों नहीं चाहते? देखिए, ये बात मेहनत पर आकर टिकती है। अगर आप बीजेपी से सीखते हैं हार से, तो आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए फिर संगठन को और मजबूत बनाना पड़ेगा। वो कांग्रेस के पास नहीं है, बसपा के पास नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास थोड़ा बहुत था, वो कमज़ोर हो रही है। तो जी वीरेंद्र जी, जब सियासत में एक चीज़ और है ब्रजेश जी, कि साख बड़ी मायने रखती है। अगर नेता की बात को जनता झूठ मानने लगे तो उस नेता की साख खत्म हो जाएगी कि ये नेता तो ऐसे बोलता है। और अगर नेता की बात को जनता सही मानने लगेगी तो उसकी साख बड़ी ऊंची हो जाती है और लंबे समय तक उसका वो भुगतान प्राप्त करता है। जी वीरेंद्र जी, तो देखिए, अपनी कही हुई बात पर और सियासत में जो लोग उसको चरित्र में अपनाते हैं वो कामयाब होते हैं। आदमी की जो कद है, आदमी का कद से अगर उसकी परछाई बड़ी होने लगे और उसकी बात जो है जबान कहा जाए उसकी बात से बड़ी होने लगे, तो ये समझ लो कि पतन का दौर आ गया है। सियासत में भी ये बात लागू होती है, कोई अलग नहीं है। जी
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में एक राजनीतिक दल है जिसके पास बहुत पैसा है, संसाधन है, संस्थान है, बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं और तमाम सारी योजनाएं हैं, सरकारें हैं। उससे टक्कर लेने के लिए विपक्ष छोटे छोटे पार्टियों में बटा है जो कहीं एकजुट नहीं हो पाता। लेकिन 2024 का चुनाव लड़ना है, 2024 में तो मंदिर भी बन जाएगा, तब कैसे लड़ेंगे? और अग्निवीर भी 2029 तक तैयार हो जाएंगे। अभी तो 22 चल रहा है, 27-28 से अग्निवीर आने लगेंगे लौट के। ब्रजेश जी कंक्लूड करें वीरेंद्र तो उनका भी जो है, देखिए कुल मिलाकर यह है कि अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, ये काम कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर जो लोग रिश्तों का दामन थामे रहते हैं उसके लिए उनको दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है और वही आगे चलकर कामयाब होते हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है और इसमें मैं ओपी राजभर के उस बयान को भी सम्मिलित करूंगा आगे कि वो जख्म तब लदालद हुए जब अपनों से ही हम हताहत हुए, और ठोकरों की ताकीद से भी कैसे संभलते जब अपने ही खड़े थे बगावत के लिए। और रफीक सदानी ने लिखा कि पाखंडी रहे छाँव माँ, घामे मजरी हम, और जलपान करें नेता, भुगतान करी हम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी, उनको भी मैंने विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग आज ये चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं कि विपक्ष की एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त की वजह क्या है। उसमें आपकी पार्टी भी सम्मिलित है, जिसको यूपी में बहुत करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। कारण ब्रजेश जी, आवाज 2 बार आ रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलें जी। ब्रजेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जहां तक चुनावी हार का प्रश्न है तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर हार और जीत दोनों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही थी। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं और हम इस बात को जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश जाति और धर्म की राजनीति में जकड़ा हुआ प्रदेश है, जहां पे जाति और धर्म के आधार पर लोग वोट करते हैं। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी, हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों की बात की। यह हमारे लिए नया प्रयोग था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 2 सीटों पे हमें 26,000, 27,000 वोट मिले, कुछ सीटों पे 8-9 हजार वोट मिले। पहली शुरुआत थी। उसके पहले हमें जिला पंचायत के चुनाव में 83 सीटें मिली, 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिले। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने हमें प्लेयर नहीं पर माना। मुझे एक बात बताइए, आपने तो उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों का भ्रमण किया, इसके आधार पर उन्होंने काफी जगहों पर आप उत्तर प्रदेश में गए। विपक्ष की हार का कारण आप क्या मानते हो? मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में आप क्या मानते हैं कि विपक्ष चूक कहां रहा है? देखिए, एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि इस समय उन्माद की और नफरत की राजनीति को बहुत मजबूती भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। उन्होंने समाज को अपनी नफरत की राजनीति के आधार पर विभाजित कर दिया है और एक बड़ा वर्ग उनकी इस नफरत की राजनीति में फंस गया है। वो बिजली भूल गया, वो पानी भूल गया, वो शिक्षा भूल गया, वो स्वास्थ्य भूल गया, वो तरक्की भूल गया, वो किसानी भूल गया, वो उत्तर प्रदेश की उन्नति भूल गया। तो हेलो, मैं सुन रहा हूं, प्लीज गो अहेड, बोलते रहें आप। तो वो अपनी तरक्की भूल गया। बीजेपी का जो एक बेहतरीन फॉर्मूला है वो क्या है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। बीजेपी कहती है कि नौजवानों, तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा, लाठियां दूंगा, कटोरे लेके भीख मांगते रहना, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देना,
क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कोरोना की महामारी में आपकी लाशें नदी की घाट पे सड़ जाएं, चील कौवे कुत्ते भी नोचते रहे, फिर भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं बहनों, भले ही महंगाई से आपका चूल्हा न जल पाए, घर में भूखमरी की स्थिति हो, लेकिन वोट लगा के हम ही को लाइन लगा के वोट देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों, अपनी बदहाली झेल देना, भले ही तुम्हें आत्महत्या करनी पड़े, इसकी चिंता मत करना, वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे भाजपाइयों ने सबको ठीक कर दिया, वो सबको ठीक कर दिया उन्होंने। अगर आप पिछड़ा दलित सवर्ण सब, और मैं घूमकर फिर अपने तो प्रश्न पे आता हूं, इस अपोजिशन को आप मानसिकता से- कहां पर पाते हैं कि अपोजिशन यूपी में बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा? मैं आम आदमी पार्टी की क्योंकि बात नहीं कर रहा हूं, एक राष्ट्रवाद और पॉलिटिकल धर्म ऑब्जर्वर के नाम रूप पे में आप चर्चा बताओ करने से भागता वाई है। मैं तो खुल के कह रहा हूं आपसे, क्या? ब्रजेश जी, मैं खुल के कह रहा हूं, जब तक अपोजिशन राष्ट्रवाद और धर्म के मुद्दे पे चर्चा करने से भागेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। आइए बात करते हैं प्रभु श्री राम पर, आइए बात करते हैं भगवान कृष्ण पर, आइए बात करते हैं भगवान शंकर पर, आइए बात करते हैं हिंदू धर्म पर जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, आइए बात करते हैं जो धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उस धर्म को आप नफरत की बुनियाद पे खड़ा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को आप पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। कहां सिखाया गया है? हमारे धर्म में कहा जा रहा है प्राणियों में सद्भावना हो, भाजपाई कह रहे हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानो, और भाजपाई हमें सिखाते हैं नहीं, संकुचित मानसिकता में जियो। ये इनकी असलियत, ये कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं आप बताइए? राम मंदिर में चंदा चोरी करने का आरोप है इनके ऊपर, तो धर्म की बहस से हम भागते क्यों हैं? तो आप भी तो बीजेपी जैसा ही बनना चाहते हैं ना? कोई मुझे बता रहा था आज डिबेट में आने से पहले कि आप लोग 1 जुलाई से कोई गांव-गांव में शाखा लगाने जा रहे हो, तो आप भी तो वही कर रहे हो जो बीजेपी कर रही है। और उस तिरंगा शाखा के माध्यम से भारत का तिरंगा अपने सामने रखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ेंगे और शाखा में शामिल होने वाले सारे लोग पढ़ेंगे, हमारे सारे शाखा प्रमुख पढ़ेंगे। तो फिर आपके डेवलपमेंट इस रिलेटेड इश्यूज कहाँ रह गए अगर आप भी वही करने चले गए तो? नहीं, वो नहीं है ब्रजेश जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। हम इस शाखा में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रख रहे हैं, हम इस शाखा में महिला पुरुष का भेद नहीं रख रहे हैं। हमारी शाखा में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण सब आ सकते हैं, हमारी शाखा में माताएं बहनें भी आ सकती हैं। हमारी शाखा में बताइए, भारत की राष्ट्रीयता पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं, संघ कहती है हम आरएसएस की शाखा में राष्ट्रवाद पे बात करते हैं, तो भाई आपके सामने तिरंगा क्यों नहीं होता? मेरा प्रश्न है। आज तक संघ का प्रमुख कोई दलित और पिछड़ा क्यों नहीं हुआ 94 वर्षों में? इसका जवाब देना चाहिए। तिरंगे को आप अपना झंडा क्यों नहीं मानते? इसका जवाब देना चाहिए। 52 साल तक आपने अपना तिरंगा क्यों नहीं फहराया नागपुर के मुख्यालय पर? इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हमारी शाखा में भाईचारा, अच्छा, मैं चूंकि आज एक विस्तृत परिचर्चा कर रहा हूं, तो एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आया कांग्रेस के मित्र सुरेंद्र राजपूत की तरफ से। उन्होंने कहा कि 2-3 अवरोध हैं जिनका सामना विपक्ष नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा अवरोध मीडिया है, दूसरा ईडी है, और तीसरा बीजेपी का मायावी प्रचार तंत्र। क्या आप भी सहमत हैं इस बात से? ब्रजेश जी, राजनीति में अगर लोग यातनाओं से डरने लगे, ईडी सीबीआई से डरने लगे, पुलिस से डरने लगे, तो कमजोरी विपक्ष के उन नेताओं की है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं, क्या 75 में लाखों विपक्ष के नेता जेल में नहीं गए? 2-2 साल जेल में रखे गए आपातकाल के दौरान? क्या हिंदुस्तान की आजादी के बाद भूल गए समाजवादी आंदोलन में किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का उत्पीड़न हुआ? चाहे डॉक्टर लोहिया हो, चाहे राजनारायण जी हो, चाहे मधुली मेहर जी हो, बड़े बड़े नेता, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। जार साहब का इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं जिस नेता के साथ काम कर चुका हूं, रघु ठाकुर जी के साथ 7 साल उन्होंने अपनी जिंदगी का जेल में बिताया। आज क्या होता है राजनीति में? आज आदमी पार्टी ज्वाइन करता है, कल उसको विधायक बनना है, परसों सांसद बनना है, फिर मिनिस्टर बनना है। संघर्ष कहां रह गया? तो मैं तो ईडी सीबीआई पुलिस अरे कर रहे हैं, कार्रवाई करने दीजिए। 21 मुकदमे हुए थे आप पर, समय लिया है वो 21 मुकदमे हुए थे, तब आपने ये सीख नहीं दी थी, तब आपने ये सीख नहीं दी थी। आज स्टे हो गए सब मुकदमे, तो आप सीख दे रहे हो।
अरे 23 मुकदमा तो मेरे ऊपर खुद हुआ। वही तो कह क्या रहा मैं हूं। छोड़ के भाग गया? ब्रजेश जी आप गवाह हैं, बताइए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, एक दिन में 9 FIR की बाबा जी ने। मैं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं भागा, मैं तो लड़ता रहा भारतीय जनता पार्टी से, और आज भी कह रहा हूं मुझे जितने सिर्फ मुकदमे 30 लगाना हो साल में लगाओ, बिल्कुल। जहां जेल में भेजना है भेजो, जितनी लाठियां चलवाना है चलवाओ। विपक्ष की राजनीति हम कर रहे हैं तो हम इन मुद्दों से तो क्यों क्या डरें? विपक्ष संघर्ष का रास्ता मुद्दों छोड़ से चुका है? हम संघर्ष लाठी करने डंडे से डरता जेल से है क्यों डर रहे हैं? या फिर जेल जाने से डरता है? आज लाठी खुलकर डंडे बोलो। जेल से अगर संजय हमें सिंह डर आप लग रहा है तो बताइए, हमें कुर्ता पजामा क्या उतार विपक्ष के संघर्ष और देख जेल लेना से डरता है? जी विपक्ष क्या संघर्ष और जेल से डरता है? नहीं, पहले की तुलना में अगर आप आज की बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हाँ डरता है, हाँ डरता है। पहले की राजनीति, जहां हम लोगों ने राजनीति सीखी और जिस राजनीति को मैं अभी भी सही मानता हूं, और जिसके बारे में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद बेलगाम हो जाएगी, तो सड़क को जिंदा रखना बहुत जरूरी है अगर आप लोकतंत्र में सदन को अपने प्रति जवाबदेह बनाना चाहते हैं। और मैं सुरेंद्र राजपूत को एक मौका देना चाहता हूं, बार बार फ्लैग कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं आपसे एक प्रश्न वो पूछेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, यस गो एट, 30 सेकेंड। जी सर, हम सभी लोग संजय सिंह जी का बड़ा सम्मान करते हैं। संजय सिंह जी, मैंने ईडी से डरने की बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि 3 प्रमुख कारण बताइए, जिसमें मैंने 2 कारण कहे थे कि एक तो मायावी प्रचार तंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जहां हमको कमजोर हैं हम जहां, और दूसरा अगर ईमानदारी से, अगर 15 दिन सारा का सारा मीडिया ईमानदारी से अपना काम कर ले तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ये मैंने 2 बातें कही थी। और तीसरा एक प्रश्न आपसे भी है। कल जुबैर गिरफ्तार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे विपक्ष ने उनकी क्या नाम आलोचना की, जुबैर की गिरफ्तारी की। इकलौती आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग गिरफ्तारी के विरोध के लिए तरस गए। ये 2 बातें अरे थी। संजय सिंह ने 4-5 ट्वीट किया, आपने देखे नहीं लग रहा है। नहीं, 5 ट्वीट इन्होंने बाद में किया। अरविंद केजरीवाल का एक भी ट्वीट नहीं आया। ओके, संजय जी go ahead, तो please. हमारे साथी हैं। ओके, संजय जी go ahead. संजय सिंह जी से तो कोई प्रश्न ही नहीं। ओके, thank you. अब सवाल। मेरा ट्वीट, मैं लगातार उस पे बोलता नहीं, रहा, और मैंने- शायद सबसे ज्यादा वायरल हुई है मेरी प्रतिक्रिया। आपकी उस, तो मैंने कहा विषय ना, पर। आप तो पहले ही हमने अलग कर दिए सर। नहीं, अरविंद अलग क्यों कर रहे हैं केजरीवाल भाई? जी मैं से पार्टी- कहिए कम से कम मैं जुबैर आम आदमी का पार्टी साथ का दे हूं, दे। मैं आम आदमी वो पार्टी दिल्ली के में मुसलमान लड़का राज्यसभा नहीं, में वो सदन एक का नेता एक्टिविस्ट हूं। है। आप मुझे अलग क्यों कर रहे हैं? मैं अलग क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कोई प्रतिक्रिया दे रहा हूं, कोई बात कह रहा हूं, जुबैर के साथ गलत हुआ, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं। तो दूसरी बात, जो आपने ईडी को लेके सवाल किया, पुलिस को लेके सवाल किया, लोकतंत्र में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। अगर आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, सुरेंद्र जी भी इस चीज को महसूस करते होंगे और मानेंगे भी मेरी बात को, कि हमें पुलिस का, ईडी का, FIR का, लाठियों का, जेल का डर और भय दिखाया जाएगा जी। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अपने कार्यकर्ताओं को भी तैयार रहना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जी, भारतीय Conclude जनता करें जी। पार्टी बंदर घुड़की वाली फौज है सुरेंद्र जी। क्या बात है, ये बिल्कुल बंदर सहमत घुड़की हूं देते सर। हैं, एकदम जहां संजय आप भाई पैर पूरी एक सेकंड, तरीके एक से सेकंड, इनके सुरेंद्र सामने जी, let him finish. भाग जाते हैं, ये रुकते नहीं है। तो सहमत इसलिए हूं। इनकी बंदर घुड़कियों से डरने की जरूरत नहीं है, इनका सामना करने की जरूरत है। लगाए मुकदमे, भेजे जेल। आपके खिलाफ मुकदमे हैं, लौट के उत्तर प्रदेश आओगे ना आप? अरे कितनी बार आ चुका, चंदौली गया, प्रयागराज गया, बार बार आके वहां पे ये तो आपने ब्रजेश जी वही बात कह दी, जैसे भाजपा ही कह रहे थे कि 9 मुकदमा हो गया, संजय सिंह दिखाई नहीं पड़ रहे, मैं तो सीधे विधानसभा में चला गया कि बाबा जी आ गया हूं, पकड़ के अंदर कीजिए। ये कौन सी बात है? 23 मुकदमे हैं, कल ही आ रहा हूं। अभी तक दिल्ली के चुनाव में ड्यूटी लगाई थी पार्टी ने, यहां काम कर रहा था। आइए, आपका अब आ स्वागत रहा है हूं उत्तर यूपी के प्रदेश अंदर में। काम आइए, करने। आइए, कल आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमारे साथ नमस्कार। जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि उपचुनाव में फेल हुआ विपक्ष 2024 में किस तरह से तैयारी करेगा। तो गोपेश कुमार लिखते हैं कि उपचुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए निराशाजनक जरूर है, लेकिन पिछली गलतियों को सुधार कर काम करने में सफलता मिल सकती है। तो डॉक्टर अवधेश लिखते हैं कि विपक्ष के सभी नेताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। समीर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार फ्लैग कर रहे थे। या समीर सिंह जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं संजय सिंह को सुन रहा था। संजय सिंह डिबेट से बाहर हो गए हैं। अगर चैनल को आपके देख रहे होंगे तो मेरे 2-3 सवाल हैं उनसे।
उन्होंने कोरोना की बात कही, उन्होंने नफरत की बात कही, उन्होंने बिजली की बात कही। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना आई तो दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की बिजली काट के उनको दिल्ली से भगाने का काम किसने किया? दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने रोजगार कितने दिए ये क्यों नहीं बताते? दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किसने किया? शिक्षकों की भर्ती कितनी हुई है क्यों नहीं बताते? मेरा प्रश्न है। और अरविंद केजरीवाल जी अपनी जगह पर किसी दलित को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते दिल्ली के अंदर? और ये झूठ बोलते हैं कि नागपुर के हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया जाता। संजय सिंह जी, फिर से पता करिएगा, आपकी अज्ञानता है। हमें लगता है कि आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, तुष्टीकरण की राजनीति है आपकी, कि आप बार बार ऐसे मुद्दों को उठाकर आप अपने को भी कलंकित करने का काम करते हो और समाज के अंदर भी आप भ्रम फैलाने का काम करते हो, जो कभी भी समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लड़ रहे थे, कितनी बुरी तरह से पराजित हुए, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और आप भी जानते हो। कह रहे हैं कि कल उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, खारिज करके इतने मुकदमे के बावजूद यूपी आ रहे हैं कल। ब्रजेश जी, ऐसे लोगों को कौन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? कौन पूछ रहा? अगर हैसियत थी, राजनीतिक हैसियत, तो विधानसभा का चुनाव लड़ते किसी विधानसभा में और जीत के विधानसभा में आते और कहते कि ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, मैं फला विधानसभा से एमएलए बन के उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा हूं। देखिए, झूठ बोलना, छल करना, प्रपंच करना, धोखा देना, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की सगल है। यही तो मैं कह रहा हूं, कोरोना में आम आदमी पार्टी काफी अच्छी ट्रेनिंग है उनकी इन सब चीजों के साथ। देखिए, इन सब चीजों के वो मास्टरमाइंड है। अच्छा, झूठ बोलने के, फ्रॉड करने के और गलत आरोप लगाने के। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते के साथ जा रहा है, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समीर जी। उत्तर प्रदेश का विकास, मैं आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के विकास के बहुत धन्यवाद आपका सुनील साजन जी। और संजय सिंह ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए और उन बातों में काफी तथ्य और वजन भी है। क्या उनकी बातों से सहमत हुआ जा सकता है? देखिए, इस बात से तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डेवलपमेंट से हट करके गुमराह करने की बात करती है। हाँ, एक बात मैं, और अगर संजय सिंह जी ना कहते तब भी जब आप मौका देते तो मैं इस बात को कहता कि मैं समूचे विपक्ष की बात तो नहीं जानता, लेकिन समाजवादी पार्टी जब सड़कों पर उतरी है और संघर्ष की है, लाठी डंडा खाई है, जेल गई है, मुकदमा झेला है, तभी जनता ने जिताया है। और वही एक रास्ता बचता है समाजवादी पार्टी। क्या संघर्ष का रास्ता समाजवादी पार्टी और विपक्ष के बाकी दल, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस हो, छोड़ चुके हैं? मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने उसी पुराने रास्ते पर, किसान के मुद्दे पर हो या नौजवान के मुद्दे पर है, गरीब के, अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान, जिसके खिलाफ अन्याय होगा, जो सरकार गलत फैसला लेगी, समाजवादी पार्टी आपको सड़क पर दिखाई देगी। और यही रास्ता, सिर्फ यही रास्ता है भाजपा को हटाने का और समाजवादी पार्टी को दोबारा अपनी ताकत में वापस आने का। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में विपक्ष ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया है? और बिना संघर्ष के देखिए दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला। संघर्ष क्या विपक्ष करना नहीं चाहता? ब्रजेश भाई, जब आप जैसा एक जिम्मेवार और सुधी पत्रकार ऐसी बात कहता है तो कई बार हमें अपने ऊपर भी अफसोस होता है और आपके उस पर भी हमें कुछ कहने का मन करता है। आप मुझे कहिए, उसमें कोई मुझे एक बात बताइए, महंगाई का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, लखीमपुर के किसानों का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, उम्भा का मुद्दा हो, कुलदीप सेंगर का मुद्दा हो, मुरादाबाद का मुद्दा हो, आप किसी मुद्दे पर उठाइए, कांग्रेस पार्टी
कहां सड़क पर नहीं पर थी? आप ही कह रहे थे कि आप समझा नहीं पाते लोग। नहीं, मैं बता तो रहा हूं आपसे, वो दो अलग अलग चीजें हैं ना, मेरी बात। लेकिन इसके बाद इतनी जगह सड़क पर रहने के बाद, कोरोना काल में भी सड़क पर रहने के बाद, हजारों बसों को देने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और उनका मित्र मीडिया जो चीज दिखाना चाहता है, जो सर्फ बेचना चाहता है, एरियल बेचना चाहता है, और जो नरेंद्र मोदी जी को बेचना चाहता है, जिस तरीके से, मैं तो कहता हूं, मैं तो चुनौती देता इसका हूं। कोई काट है आपके पास? हमें क्योंकि दिया ये तो था। ऐसे चलेगा। हमारे पास कोई तरीका है? उसका नहीं, समीर सिंह जी, मैं बस आपके की बीच जगह में पर टेम्पो नहीं, मैं हमें आपके दिए बीच थे। में नहीं बोला सर। स्कूटर का हमने नंबर टेम्पो हमें के दिए। समीर जी एक सेकंड रुक जाओ। हमने सुरेंद्र जी कंक्लूड करो। हम आपको दो चीजें बड़ी स्पष्ट समीर जी, आप उत्तर प्रदेश conclude करिए। हम आपको दो चीजें बड़ी स्पष्ट कह दें समीर सिंह जी, 1000 बसों में अगर 5 स्कूटर के नंबर थे, 995 बसें तो ले लेनी चाहिए थी। अब थोड़ा सा कम से कम आप चुनाव अरे जीत गए राजस्थान की हैं, थोड़ा दशा सा तो देख थोड़ा लीजिए, संयम भी सुरेंद्र रखें, जी। थोड़ा सुरेंद्र जी संयम भी conclude रखें, करो। और थोड़ा थेथराई बंद रोहित के करें, पास जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा नफरत है। थेथराई बंद करें, दूसरे नफरत आदमी की कहाँ बात है? आने दीजिए। राजस्थान में आप नफरत जैसे है। हत्याएं नफरत में हो रही है। आपको मालूम है राजस्थान का हत्यारा हत्याएं हो पकड़ा रही है, गया है? उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही आपको है। मालूम है कि 12 घंटे से कम राजस्थान में समय हो में रही है। राजस्थान का हत्यारा, कहाँ वो का नृशंस हत्यारा हत्यारे घूम दोनों रहा है? पकड़ लिए गए हैं। कहाँ का हत्यारा आपको घूम मालूम रहा है है? ये बात? आप जैसे अरे सुरेंद्र लोग, जी, आज आप भी जैसे हत्या लोग हुई। सामाजिक आज भी वैमनस्य हत्या फैलाते हुई हैं, राजस्थान हिंदू में। मुसलमान करते आज भी हैं। आप हत्या हुई जैसे लोग राजस्थान में। हिंदू मुसलमान आज ने भी देश को बांटना सांप्रदायिक चाहते दंगे हो हैं। रहे हैं। राजस्थान के हत्यारे कल भी पकड़े हुए गए थे हैं और सांप्रदायिक उनके दंगे, खिलाफ सुरेंद्र कठोर जी। कार्रवाई होगी। सुरेंद्र जी, नूपुर शर्मा आपके कब पकड़ी यहाँ जाएगी बताओ? राजस्थान में पकड़ा हत्याएं जाएगा, कब हो पकड़ा रही है। जाएगा नवीन जिंदल? धर्म के नाम पर कब पकड़ा हत्याएं हो जाएगा? रही है। महाराष्ट्र सरकार के वो दंगे अपराधी हो रहे जिनको हैं। कि आप सरकार गिराने में दंगे इस्तेमाल कर सबसे रहे हो, ज्यादा कब दंगे पकड़े जाएंगे? राजस्थान असम में के हो वो रहे हैं, नरपिशाच सुरेंद्र जी। जो वो वहां जाकर कांग्रेस बाढ़ शासित की राज्य है। जगह पर होटल में कांग्रेस एमएलए को शासित डांस राज्य है, करा रहे सुरेंद्र जी। हैं। राजस्थान के हत्यारे पकड़े गए हैं पालघर जमीन में से, और सांप्रदायिक योगी हत्या हुई आदित्यनाथ थी। आज तक नूपुर किसकी शर्मा सरकार को नहीं थी? पकड़ कांग्रेस पाए। की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ आज कांग्रेस तक की नूपुर सरकार शर्मा थी। को नहीं पकड़ पाए, नवीन राजस्थान जिंदल को नहीं के पकड़ पाए। धन्यवाद, योगी धन्यवाद, आदित्यनाथ जी शुक्रिया। एक फेल मुख्यमंत्री सुरेंद्र जी, समीर जी, अशोक शांत हो जाइए। गहलोत ने बता दिया है Don't fight, don't fight, कि 12 please. घंटे के देश अंदर जानता है। कैसे Don't fight. हत्यारे पकड़े जाते हैं। रमेश ठाकुर, ये दोनों देश आतंकी जानता पकड़े है दोनों को कि शांत कर दीजिए। हत्याओं और दोनों लाशों आतंकी- की ओके, रमेश ठाकुर जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं जो कुछ भी पक्ष संजय सिंह ने रखा। धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद समीर जी, शुक्रिया। यस रमेश जी, गो हेड, 1 मिनट है आपके पास सर। देखिए ब्रजेश सिंह, मुझे लग रहा है विपक्ष को अगर एकजुट होना है और भाजपा से लड़ना है और 2024 में कुछ थोड़ा बहुत भी कारनामा इनको करना है, करिश्मा करके दिखाना है, तो इनको तरकीबें अपनानी पड़ेंगी और एक आउट ऑफ वे में जाके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी इस समय करती आई है। कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ ईडी को लेके और राहुल गांधी पूरे प्रकरण को लेके, तो जब इनका पूरा प्रदर्शन हो रहा था तो भाजपा के लोग सिर्फ उन चीजों पे गौर कर रहे थे कि इनके कार्यकर्ताओं ने टायर कहां पे जलाया, इनके कार्यकर्ताओं ने बस कहां जलाई, उनको वही पॉइंट चाहिए। और कभी कभी सुरेंद्र भाई की आरोप भी सही लगता है कि मीडिया भी उन्हीं चीजों को फोकस कर रही है जो ऐसा लगे कि लोगों को बहुत बुरा लगे। तो मुझे लग रहा है इन सारी चीजों को देख के वैसे ही इनको भी तरकीबें अपनानी चाहिए, तभी कुछ ये कर पाएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी इस समय बनी हुई है वो ये है कि नब्ज उन्होंने पकड़ी है कि वंशवाद की जो राजनीति है इसको पूरा देश पसंद नहीं करता है, तो उन्होंने भाई थैंक यू रमेश जी, शुक्रिया जी। समीर सिंह जी ने जब शुरुआत की थी डिबेट की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, नेता, नियत और नैतिकता की। तो मैं समीर सिंह जी से पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपके पास ना तो नेता था, ना नियत थी, ना नैतिकता थी, क्योंकि 70 साल तक देश में आपकी सरकार तो थी नहीं। और दूसरी बात इन्होंने एक बहुत बड़ी कही थी कि साहब अब जो है जाति धर्म से ऊपर उठ के और वहां पे लाभार्थी वोट आ गया है। तो मैं लाभार्थी पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जब अरे समीर सिंह कम से कम सुन तो लो, सुनने की हैसियत तो रखो समीर सिंह, जब बोलने की हैसियत रखते हो तो सुनने की भी तो हैसियत रखो कि बस बोल के निकल जाओगे, बोल के तो नहीं निकल के जाने देंगे आपको। समीर सिंह, अगर सुनने की हैसियत नहीं है तो डिबेट में क्यों आते हो? सुनने की हैसियत तो रखो। लाभार्थी की बात कर रहे थे तो लाभार्थी के लिए सिर्फ इतना कह दूं, जब देश को बहुत कुछ फ्री में मिलने लगे, जब देश को बहुत कुछ मुफ्त मिलने लगे, तब ये समझ लेना चाहिए देश को एक बड़ी कीमत चुकानी है इसकी। और यही आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने फ्री राशन के नाम पे जनता का वोट तो लिया, उसके बाद किस तरीके से उसको जलील किया है। अरे रोहित ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी की जमानत चली जाएगी।
नहीं नहीं, रोहित जी, आप जयंत चौधरी जी की जमानत की चिंता मत जमानत करिए। जाएगी जयंत जयंत की चौधरी भी। जी चिंता एक मत बड़े करो। नेता हैं चिंता और एक मत सशक्त करो, नेता राज्यसभा है, एक जाना युवा पड़ा नेता ना। है, पढ़े लिखे नेता जाना है, पड़ा ना। भारतीय जनता पार्टी की जाना तरह पड़ा धर्म ना के नाम पे देश को राज्यसभा। बहुत बहुत सामने धन्यवाद, करना शुक्रिया आप सबका, है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।